हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को, अपना टॉपिक जो है मैं आपको करवा रहा था प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मैंने आपके 2 सेट मैंने आपको डाल दी हैं और ये सेट मैं इसलिए करवा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो CHSL है, SSC CHSL के एग्ज़ाम जो थे 19-20 वाले, वो आपके कुछ एग्ज़ाम हो गए थे और कुछ एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो उनकी डेट आ चुकी है आपकी 17 सितंबर, यानी कि 17/8 से आपके स्टार्ट है वो। तो यानी कि आपको लगभग 2.5 महीने बचे हैं आपके पास। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो ये सेट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बस आपको रेगुलर रहना है वीडियो पे, ठीक है ना। ओके, और लाइक कमेंट तो आप कर ही दोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम लोग, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे आज के नए सेट की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और एक दिन ध्यान रखना, आप लोग क्या, जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके या कैसे भी करके उस क्वेश्चन को एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश क्या करो। उससे क्या है, आपको खुद का भी दिमाग चलेगा, ठीक है ना। और अगर नहीं हुआ तो मैं तो करवा ही दूंगा, और अगर हो गया तो आप में क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7,500 रुपये की राशि है जो 2 वर्ष बढ़कर कितनी रहती है, कितनी राशि है, 7,500 रुपये की राशि है। 7,500 रुपये की राशि है जो 2 साल के अंदर बढ़ जाती है, उसमें ब्याज ऐड हो जाता है और CI की रेट से, जानेंगे ना ये किसकी रेट से है, आपका CI की रेट से है, और ये हो जाती है 8,748 रुपये। 8,748 रुपये हो जाती है। यदि पहले की ब्याज की दर दुगनी दर कर दें और टाइम आपको दे रखा है तो उस पर ऐसा ही क्या होगा आपका। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, आपको पहले तो उसमें रेट निकालनी पड़ेगी। और आपको पता होगा CI क्या होता है और SI में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, SI में तो क्या होता है कि हर साल ब्याज बराबर होता है, पहले साल जितना ब्याज लगेगा उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल। जबकि CI में ऐसा नहीं होता। CI में होता क्या है, CI के अंदर क्या होता है, पहले साल तो ब्याज, देखिए ध्यान करना, पहले साल का CI और SI तो बराबर होता है, पहले साल का CI SI तो बराबर होता है। लेकिन जब सेकेंड वर्ष की बात आती है CI की, तो उसके अंदर उसका ब्याज भी ऐड हो जाता है। जो अमाउंट बनता है ब्याज के साथ में पहले साल का, उसके अंदर उसका ब्याज भी ऐड हो जाता है। फिर अब जो अमाउंट बनेगा उस पर ब्याज लगेगा। फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर तीसरे साल में फिर ब्याज बनेगा, फिर वो ब्याज उसके अंदर अमाउंट में ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल के अंदर, फिर जो अमाउंट बनेगा उस पर ब्याज लगेगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज लगता जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, CI के अंदर। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेट। तो आप लोग मुझे बताइए, कोई राशि जो है वो 7500 से 8,748 रुपये हुई है। एक काम करो, और ये 2 साल में हुई है, एक काम करो आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप लोग, देखिए इसको काट सकते हैं क्या हम लोग, किससे, इसको हम काट सकते हैं 12 से, काट सकते हैं क्या, 12 से हम लोग इसको काट सकते हैं। एक काम करो, पहले इसको काट दो, 4 से काट दो। 4 से कटोगे तो ये 2 0 कट जाएगी 25 बार, ठीक है ना, 100 होता है ना ये, तो 25 बार काट दिया। ऐसे इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3, 4 32, 2 4 7 28 आ गया। अब एक काम करो, इस 75 को 3 से काट सकते हैं, या 3 से काट दोगे तो ये बन जाएगा 25। वैसे इसको काटोगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या ये 25 का स्क्वायर है क्या, और क्या ये 27 का स्क्वायर है क्या, क्या ये 25 का स्क्वायर है और क्या ये 27 का स्क्वायर है। क्योंकि अपन को 2 साल का ब्याज दे रखा है यहाँ पर, भाई 2 साल का जो ये प्रिंसिपल है और ये 2 साल बाद इतना हो गया, तो 2 साल का है, तो आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज बढ़ता है, ठीक है ना। आप रेट कैसे निकालते हो, अगर आपको आती है कि 20% रेट है, 5% रेट है, तो आप कैसे निकालते हो, 1/20 करके 20 से 21 हो गया। 2 साल का है तो क्या करते हो, फिर 20 से 21 करते हो, फिर इसको गुणा करते हो 441। तो अब ये अपने पास आ चुका है ऑलरेडी 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अगर रेट निकालनी है तो रेट निकालने के लिए हमें पहले साल का जो प्रिंसिपल है और उसका अमाउंट कितना बढ़ रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। देखिए पहले साल की बात करें, ये तो 2 साल का है, अगर हम पहले साल की बात करें तो ये होगा आपका 25, ये कितना होगा आपका 27, ठीक है ना। ऐसे हमें निकालते हो, ये पहले साल का होता है आपका, ये दूसरे साल का होता है, दोनों गुणा करते हो तो आपका CI वो प्रिंसिपल आ जाता है, ये आपका अमाउंट आ जाता है 2 साल का, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए आप लोग, 25 रुपये जो है आपके 27 रुपये हो गए एक साल के अंदर, और पहले साल का तो CI ऐसे बराबर होता है। तो मुझे बताइए कितना रुपये ब्याज बना, ब्याज बना आपका 2 रुपये, कितना बना, 2 रुपये। 2 रुपये आपका ब्याज बना, और कितने पे बना, प्रिंसिपल पे, यानी कि 25 रुपये पे। तो सोल्व करेंगे तो आपकी रेट आ जाएगी, यहाँ से आपकी रेट कितनी आ जाएगी, 25 से कर देंगे 4 बार, ये आ जाएगी रेट 8%। देखिए इन क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो आपको 10 सेकंड में करके निकल जाऊँ आगे, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको बेनिफिट हो, ठीक है। तो रेट आ गई आपके पास 8%।
रेट जैसे ही आपके पास 8% आ गई, अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्या बोला है उसने कि पहले से ब्याज की दर दुगनी कर दी। अब जो रेट आई है ना, अब जो रेट आई है, ये तो फर्स्ट मान लो, उसको R1 मान लो। अब जो R2 आई है वो कह रहा है कि वो 2R2 है, 2R1 है, यानी कि डबल है। तो डबल होगी तो दो क्या कर देंगे इसको, ये हो जाएगी आपकी 16%। और टाइम आपको दे रखा है कितना, टाइम आपको दे रखा है 4 सही 3/5 वर्ष। तो इसको क्या हम ऐसे ले सकते हैं क्या, 5 चौक 20 और 23/5। तो मैंने आपको बताया, अब आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई है और मैं हर बार बताता हूँ आपको कि जब भी आपके पास रेट और टाइम अगर है तो आप उसका ऐसा ही परसेंटेज निकाल लिया करो। ऐसा ही परसेंटेज आप लोग निकालोगे तो क्या मुझे बताइए, 16 × 25/3 लिख सकते हो क्या, 23/5, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, आपके पास प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का कितना है, प्रिंसिपल आपका 7500 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 7500 रुपये। तो क्या करो आप 7500 रुपये का इतना परसेंट निकाल लो। भाई प्रिंसिपल का ऐसा ही परसेंटेज ही क्या होता है आपका, साधारण ब्याज होता है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, P × ऐसा ही परसेंटेज, यही तो होता है। और ऐसा ही क्या होता है आपका, RT/100, ऐसा ही परसेंटेज क्या होता है आपका, RT/100। तो वही फॉर्मूला होता है आपका। तो आप क्या करो, इसका ऐसा ही परसेंटेज कितना है, 16 × 23/5 और परसेंटेज है तो 100, 2 0 से 2 0 काट दोगे आप लोग, 5 से कट जाएगा, कितनी बार ये 15 बार। और 15 को 16 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 225 और 15 240 × 23। अब देखिए आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना है, एग्जाम के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को भी आप काम मिल जा करो। ऑप्शन आपको ऐसे नहीं दिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक करने के लिए लास्ट के अंदर, ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं मुझे आप लोग बताइए। क्या लास्ट में तो 0 आएगा क्या, लास्ट में तो 0 आएगा, लेकिन आगे गुणा करोगे तो 3 चौक 12 आएगा, इनकी इसकी जो सेकंड डिजिट आएगी वो 2 आएगी। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट में 0 है और सेकंड यूनिट क्या है, 2 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5520 रुपये। या तो आप इसको पूरा गुणा कर लो, या फिर एक काम करो, इसको क्या कर लिया करो आप लोग, लास्ट डिजिट निकाल लिया करो। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी, 15 × 16 मैंने फटाफट गुणा कैसे कर दिया, 15 × 16 कैसे गुणा कर दिया। देखिए जब भी ऐसा आया आपका 15 × 16, 15 × 17 या 15 × 13, ऐसा नहीं है कि ये संख्या है, संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है, यानी कि जिनके बीच में 1 का गैप है, 2 का गैप है, 3 का, एक कितना ही गैप है। तो आपको क्या करना है, 15 का तो स्क्वायर करना है फर्स्ट संख्या का 225, और ये कितना ज़्यादा है आपका, 1 ज़्यादा है तो 15 जोड़ दो इसके अंदर, कितना आ जाएगा 240। वैसी बात करूँ मैं इसकी 15 × 17 की, तो 15 का तो स्क्वायर करेंगे 225, और कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। तो एक काम करो, 15 को 2 से गुणा कर दो, यानी डबल कर दो, 30 जोड़ दो इसके अंदर, 5 5 200, यह आ जाएगा 255। वैसे अगर ये 3 का डिफरेंस है तो 225 तो आएगा ही आएगा, और 15 को 3 से गुणा कर दो, जितने का डिफरेंस है गुणा कर दो, ये 45, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 0 7 270। तो इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर नहीं है कि 15 हो, इसकी जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी संख्या आपकी हो सकती है। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आप लोगों को, मैं लेता हूँ आपको ये 17 × 19। तो आपको क्या करना है, 17 का तो स्क्वायर करना है 289, और ये कितना ज़्यादा है आपका, 2 ज़्यादा है, 2 से गुणा कर दो, 17 दूना 34। अब इसको ऐड कर लो, 9 4 13, 9 3 12 का 2, और ये 323 आ गया। तो आप इस तरह से फटाफट सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बीच बीच के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 या 3 चीज़ें सिखा के जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा था आपका, 7500 रुपये थे, 2 साल में हो गए आपके 8748 रुपये, ठीक है। 2 साल की बात करें, मैंने इनका रेशो निकाल लिया, रेशो निकाला तो ये आ गया 25 का स्क्वायर, ये आ गया 27 का। क्योंकि ये 2 साल का है तो मैंने 1 साल का निकाल लिया, 1 साल का मतलब 25 से कितना हो गया 27। तो कितने रुपये बढ़ा ब्याज, 2 रुपये, 2 रुपये कितने बढ़ा 25 पे, तो रेट आ गई 8%। अब इसने क्या करा है कि अब जो रेट है उसको डबल कर दो, डबल कर दिया तो कितनी आ गई 16%। टाइम आपको दे रखा है और आपको क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है, तो इस ऐसा ही परसेंटेज निकाल लिया मैंने। तो ऐसे परसेंटेज निकाल लो 7500 का, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो देखिए यही एग्ज़ाम आपके जब स्क्रीन पर आएंगे, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दोगे, जब आपकी यही कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे तो आपको यही क्वेश्चन जो है आपको बड़े लगेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप इन चीज़ों को आसान बना सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का है और एकदम आसान क्वेश्चन है।
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करिए एक बार, आप लोग इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ जितना मैं कुछ सेटअप कर रहा हूँ एक बार। तो एक काम करो, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर आपको कमेंट के अंदर लिखता है, ठीक है? ठीक है, आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अब। सेकंड क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 1/1 sec थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस का 1 cos थीटा बराबर, तो बराबर क्या हो गया आपका, बराबर हो गया sec थीटा, बराबर sec थीटा इंटू के आपको दे रखा है। और आपको साथ में ये दे रखा है कि थीटा की वैल्यू जो है आपकी वो 0 से तो क्या है, बड़ी है, लेकिन क्या है 90 डिग्री से कम है, ठीक है? तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता है क्या आप लोगों को ये पता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार, ये आपका ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ उसको मैं। तो sec थीटा प्लस का टेन थीटा और sec थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1 लिख सकता हूँ भाई। ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर था आपका, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है ना आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मुझे आप लोग बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, इसको मैं बटे में ले जाता हूँ, sec थीटा माइनस का टेन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी जगह 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर sec थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, sec थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको 1/cos को क्या लिख सकते हैं आप लोग, sec थीटा, और बराबर sec थीटा इंटू के आपको दे रखा है। तो sec से आपका sec कट जाएगा क्या, sec से sec कट जाएगा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा इंटू के, कोस से कोस कट जाएगा क्या, तो के का मान कितना जाएगा आपका, sin थीटा। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आपको ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? आप चाहो तो उसको एंगल मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ही इतना आसान है, इसमें एंगल मानोगे तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें एंगल में भी। तो ये तरीका बेस्ट है आपका। इसके अंदर बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, एंगल तो चलो आपको आना चाहिए, खैर एंगल क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, लेकिन बेसिक आपको पहले आना चाहिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आप अटक जाओगे, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश करो एक बार इसको आप लोग, ठीक है? तो देखिए चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% जो है आपके वो वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है ना? अब वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% क्या है आपके निरक्षर हैं और 25% जो हैं वो क्या हैं आपके गैर वरिष्ठ साक्षर हैं। तो क्या बोल रहा है आपसे, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने % कम है। देखिए क्या कह रहा है ये, इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन्स। देखिए क्या कह रहा है, आपके टोटल वोटर्स हैं आपके 100%, टोटल वोटर्स हैं आपके 100%। इसने इसको दो भागों में बांटा है, इसने इसको दो भागों में बांटा है। पहले बात कर रहा है ये सीनियर सिटीजन, पहले बात कर रहा है ये सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, समझना ध्यान से क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरी बात कर रहा है ये नॉन सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, नॉन सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, जो सीनियर सिटीजन हैं वो आपके हैं 40%, यानी कि जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं वो आपके हैं 40। 100 टोटल माना है तो ये कितने बचेंगे 40। अगर ये 40 है टोटल में से तो ये कितने बचेंगे आपके 60, ठीक है? अब क्या कह रहा है आगे देखिए, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, ठीक है? यानी कि क्या है, देखिए 40% क्या है आपके निरक्षर हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं आपके सीनियर सिटीजन जो हैं इसके जो 40% हैं वो क्या हैं आपके क्या हैं, निरक्षर हैं। निरक्षर मतलब देखिए ये तो आपके हो गए लिटरेट,
ये तो आपके हो गए लिटरेट, और ये हो गए आपके इलिटरेट, यानी कि ये हो गए आपके साक्षर और ये हो गए निरक्षर। इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके चल रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अगर ये बोल रहा है कि जो आपके निरक्षर है ना वो 40% हैं, किसके, सीनियर सिटीजन के, वरिष्ठ नागरिक के, ये क्या है 40% है। तो मुझे बताइए 40 का 40% कितना होगा, 16 होगा क्या? 40 का 40% क्या 16 ही होना है क्या? 16 हो गया। अब 40 में से 16 क्या है आपके निरक्षर हैं, तो बच्चे कितने आप लोग मुझे बताइए, बच्चे कितने हैं? ये आपके बचेंगे 24। तो 24 के हो गए आपके लिटरेट हो गए। इलिटरेट कितने हैं 16, तो लिटरेट कितने हो गए 24, साक्षर 24 तो निरक्षर 16। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एंड 50% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट्स, यानी कि क्या कर रहा है, इसको भी इसने दो भागों में बांटा है। ये बात कर रहा है लिटरेट की, ये बात कर रहा है इलिटरेट की, यानी कि ये तो है आपके साक्षर और ये है आपके निरक्षर। साक्षर मतलब पढ़े लिखे, निरक्षर मतलब अंगूठा छाप, ठीक है आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए अगर हम बात करें, इसने क्या बोला है कि 25% जो हैं गैर वरिष्ठ, गैर वरिष्ठ मतलब नॉन सीनियर सिटीजन जो हैं आपके क्या हैं, साक्षर हैं, यानी कि क्या हैं, लिटरेट हैं। कितने हैं 25%। तो मुझे बताइए 60 का 25% कितना होगा, 60 का 25% मतलब 1/4, यानी कितना हो गया आपका 15 तो के आपके साक्षर हैं। तो मुझे बताइए निरक्षर कितने बचेंगे, 60 में से 15 हो गए आपके साक्षर लिटरेट, तो इलिटरेट कितने बचे आपके मुझे बताइए, आपके बचेंगे 45, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाई वोट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स, यानी कि क्या कह रहा है आपसे, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने % कम है। तो देखिए सबसे पहले लेंगे हम लोग लिटरेट सीनियर सिटीजन, तो लिटरेट सीनियर सिटीजन कितने हैं, सीनियर सिटीजन ये रहे, और लिटरेट यानी कि 24, इसकी बात कर रहा है ये। अब किससे तुलना कर रहा है ये तुलना कर रहा है आपसे इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन ये रहे आपके, और इसमें बात कर रहा है वो इलिटरेट की, यानी कि 45। तो ये जो है इससे कितने कम है, लिटरेट वाला जो है इससे कितने कम है, तो मुझे बताइए, ये बात कर रहा है 24 और ये बात कर रहा है 45, तो ये इससे कितने कम है बताइए, ये तो पूछ रहा है ना कितने % कम है, ये जो है इससे कितने % कम है, तो कितना कम है बताइए, ये कम है कितना, ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2, 21 कम हो जाएगा क्या, ये आपका 21 कम है। और 21 कम है कितने से कम है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, आपको दिखेगा नहीं, इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ एक बार, है ना, आपको देखने में दिक्कत आएगी वरना, इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ। मुझे बताइए ये बात कर रहा है ये तो 24 की, और एक बात कर रहा है 45 की, तो ये जो है इससे कितना कम है, क्या बोला इसने, जो सीनियर सिटीजन है लिटरेट यानी कि 24 सीनियर सिटीजन है, और वो भी कौन से हैं, ये लिटरेट है, ये नॉन सीनियर सिटीजन है, वो भी इलिटरेट है। ये बोल रहा है कि ये जो है इससे कितने कम है, तो कितने कम है बताइए, ये कम है आपका 21 कम है, और किससे कम है 45 से, इंटू कर देंगे 100 से, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3 7 21, और 3 से काट दोगे 15 बार, 5 से काट देना 3 बार, 5 से काट देना 2 बार, कितना आएगा 140/3। आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, 2 3 6 18, 2/3, क्या 46/46 सही, 2/3 ऑप्शन आ रहा है क्या आपका, ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि 100 पे लिया हमने, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने टोटल मान लिया 100%, उसमें बोला है आपसे कि सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक और गैर वरिष्ठ नागरिक यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन आपको दे रखे हैं। अगर सीनियर सिटीजन 40% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बाकी बचे हुए कितने 60% क्या हो गए आपके नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। अब इसने क्या बोला है कि सीनियर सिटीजन जो हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, उसमें 40% तो क्या है निरक्षर है यानी कि इलिटरेट हैं, तो 40% कितना हो गया 16, तो बाकी बचे हुए क्या हो गया आपके इलिटरेट 24। वैसे ही बात करें नॉन सीनियर सिटीजन की, तो इसने क्या बोला है आपसे बोला है कि इसके जो 1/4 यानी कि 25% जो हैं 25% जो हैं वो लिटरेट हैं यानी कि साक्षर हैं, तो बाकी बच्चे हुए क्या हो गए इलिटरेट हो गए यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं 45। अब क्या बोल रहा है, ये जो लिटरेट वाली वैल्यू है सीनियर सिटीजन के अंदर,
ये जो इलिटरेट वाले हैं नॉन सीनियर सिटीजन के अंदर इससे कितना कम है, यानी कि 24 जो है 45 से कितना कम है, 24 45 से कितना कम है, 21 कम है। और किससे कम है, 45 से बोला इसने, ठीक है ना। गलती मत कर देना कहीं 21/24 करके सोल्व करो आप लोग, ठीक है ना, आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप एक काम क्या करो, शेयर कर दिया करो आप लोग ना, शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उतने मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB जो है इस प्रकार बने वृत्त का व्यास है, ADC आपको दे रखा है 158, तो BAC बताइए। आसान क्वेश्चन है। देखिए आपका एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसके अंदर इसने क्या करा है, AB एक व्यास है, AB क्या है, एक व्यास है, AB तो एक व्यास है, और इसने AB व्यास को मानते हुए एक चतुर्भुज बनाया, चक्रीय चतुर्भुज। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज, वह क्वाड्रेटर जिसकी चारों जो कोने हैं, इसके चारों कोने क्या होंगे, वो किसी सर्किल की एक पेरीमीटर जो होता है परिमाप, या फिर इसके बोल सकते हैं इसकी जो सरफेस है इस पर क्या करेंगे, टच करेंगे। इसके चारों कॉर्नर जो हैं वो सर्किल पर क्या करेंगे, टच करेंगे। और ध्यान रखना अगर कोई सर्किल में अगर आपने क्वाड्रेटर बनाया है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, पहली बात तो। और चक्रीय चतुर्भुज इसकी जो आपकी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं साइकिल क्वाड्रिलेटरल, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके आमने सामने कोणों का योग जो होता है हमेशा और हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इनके आमने सामने का जो सम होता है हमेशा और हमेशा कितना होता है, 180 होता है। इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग ABCD की। इसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ADC 158, ADC ये दिया है आपको 158, ये दिया है 158, और आपसे क्या बोला है इसने, BAC पूछा है, BAC, तो BAC बना दीजिए आप लोग। BAC मैंने लाइन खींच दी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो मुझे आप लोग बताइए, पहली बात तो ये 158 है, तो सामने वाला एंगल कितना होगा। अभी बताया मैंने आपको कि आमने सामने के एंगल अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आप तो बोलोगे सर आपने तो पूरे के अंदर ही बनाया है। अरे उससे मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है इसके चारों कॉर्नर जो हैं सर्किल की जो सरफेस है इस पर टच करने चाहिए, और टच कर रहे हैं। तो ये अगर 158 है तो ये कितना होगा आपका, मुझे बताइए आप लोग। ये हो जाएगा आपका कितना, 180 में से आप लोग एक काम करिए 160 घटा दीजिए, कितना बचेगा 20, और 2 आपने ज़्यादा घटा दिए तो 22 बचेंगे। कितना आ गया, 22 आ गया आपका, 22 डिग्री आ गया आपका ये वाला एंगल, ठीक है ना भाई। मैंने क्या किया है, मैंने 158 प्लस इसको मैं अगर थीटा मान लूँ, इनका सम कितना होना चाहिए, 180, और तो थीटा का मान कितना आ जाएगा ऐसे, 22 डिग्री। अब देखिए आप लोग, क्या मुझे बताइए, अगर ये AB व्यास है, ध्यान रखना व्यास से, AB व्यास है, व्यास से अगर आप सर्किल पर, व्यास से अगर आप सर्किल पर कहीं भी कोई भी एंगल बनाओगे तो वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। कैसे, देखिए व्यास पर, ये व्यास है, अब व्यास पे आप कहीं भी कोण बनाओ, कहीं भी कोण बनाओ ये भी 90 डिग्री होगा आपका। व्यास पर आप कहीं भी कोण बनाओ ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। व्यास से सर्किल की सरफेस पर आप कहीं भी, सॉरी ये नहीं, व्यास से बनाना है ना, रेडियस नहीं बनाना आपको। आप कहीं भी एंगल बनाओ हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये एंगल कितना होगा आपका, ये व्यास है, इससे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, तो ये 90 है, ये 22 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपको पता है। तीनों एक ट्रायंगल बन गया, ये आपका ABC ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये आपका 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90। तो 90 में से अगर आप 22 घटाओगे तो कितना बचेगा आप लोग बताइए, आपका ये बचेगा 68। कितना बचेगा, 68, और यही आपसे पूछा है।
ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है। तो क्या किया मैंने क्वेश्चन में, मैंने ए बी व्यास बनाया, सर्किल बनाया पहले तो, ए बी व्यास बनाया, इसे मैंने क्या करा, ए बी सी डी मैंने क्या बना दिया, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ए डी सी आपको एंगल दिया हुआ है 158, तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 22 डिग्री। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज है, साइकिल क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है 180, और ये वाला कितना होगा 90 क्यों होगा, क्योंकि व्यास द्वारा सर्किल पर अगर कहीं भी एंगल बनाओ आप लोग, सर्किल के सरफेस पर कहीं भी एंगल बनाओ, क्या होगा वो 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 22 है, तो ये कितना बचेगा 68। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। ये वीडियो आप कोई भी दे सकते हो, रेलवे वाले, बैंक वाले, एसएससी वाले, कोई भी दे सकते हैं, सबको इसके अंदर बेनिफिट होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है ना, बस आपको वीडियो लगातार देखते रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व करने की कोशिश क्या करो। तो देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है ना, और आंसर जो आता है कमेंट में लिख दिया करो आप लोग, इससे मुझे पता लगता है कि आप कौन कौन इसमें क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं बीच बीच के अंदर। देखिए क्या संख्या कैसे रखी है आपको, 8175x 8175x 45y2 ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 72 से डिविजिबल है, और मैंने बताया अगर 72 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और इसने बोला है आपको y का जो मान है वो मैक्सिमम लेना है आपको, वो y का मान आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, सबसे बड़ा लेना है। तो मुझे आप लोग बताइए, अगर y का मान अगर मैक्सिमम लोगे, सबसे बड़ा लोगे, तो मुझे बताइए अगर ये 8 से डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन मैंने आपको समझाया था हम थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट की 2 डिजिट कैसे चेक करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर विषम सम संख्या है, अगर ये 5 की जगह 4 होता तो हम सिर्फ 2 में चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये विषम संख्या है, अगर ये ओड नंबर है, अगर ये ओड नंबर है तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 ऐड करते हैं, पहले तो इसमें 4 ऐड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जैसे अगर मैंने y का मान आपसे, y का मान मैक्सिमम पूछा है, हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या आप यहाँ पर 9 ले सकते हो, क्या 9 ले हो गया, अगर आपने यहाँ 9 लिया तो मुझे बताइए अब ये हो गया 92, और 92 में आपको भाग नहीं देना 8 का, आपको 92 के अंदर 4 ऐड करना है, कितना होगा 96। क्या 96 में भाग जा रहा है, क्या 8 का जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई, y की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में आपको समझाया था बेसिक से कि आपको ये डायरेक्ट कैसे निकालना है 2 डिजिट से। ठीक है ना, फिर अब समझा देता हूँ आपको एक बार। जैसे आपको दे रखा है 8736, ठीक है, ये दे रखा है आपको चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, अगर ये विषम संख्या है तो हमें क्या करेंगे, इस 36 के अंदर 8 का भाग देंगे, 36 में 8 का भाग जाएगा नहीं। तो देखिए अगर ये विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, प्लस में 4 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 40। अब क्या 40 में भाग जा रहा है, क्या 8 का जा रहा है, तो ये संख्या जो होगी आपकी 8 से डिविजल होगी, चेक कर लेना आप लोग। वैसे अगर मैं बात करूँ 8340 की, 8240 की, तो मुझे बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की अगर ये विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे, इसमें 4 भी ऐड नहीं करेंगे। 4 ऐड कब करना है, जब तीसरी संख्या क्या हो, आपकी विषम हो। अगर ये सम संख्या है तो 40 में भाग देंगे, क्या 40 में जा रहा है, कि भाग जा रहा है, तो ये क्या है आपकी 8 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो देखिए अगर ये 8 से 9 से डिविजिबल है तो मैंने y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। 9 क्यों लिया है, इसने बोला आपको मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम क्या करेंगे, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे 9 से। ठीक है ना, 10 से तो कर नहीं सकते, 10 पे तो क्यों जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे आपकी, तो 9 ले लिया मैंने। अब देखिए y का मान 9 आ गया, अब बोला है कि ये 9 से भी डिविजिबल है, और 9 का डिविजिबल क्यों होता है, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो डिजिट होती है, उनका सम हमेशा 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी 9 से भाग देंगे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको पहले काट देंगे। कैसे, देखिए 8175 x 4 5 और ये 9 और ये 2, मैंने y का मान दिया 9। ठीक है ना, अब देखिए जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको काट दो, 8 और 1 9 बन गया, काट दो, 9 से 9 ये कट गया, 5 और 4 ये भी 9 बन गया, 7 से काट दो, ये 2, 7 और 2 9 बन गया, कितना बचेगा 5 और x,
तो मुझे बताइए 5 प्लस एक्स, एक्स का मान क्या रखूँगी, 4 से 9 से भाग हो जाए तो क्या करोगे, 4 इसमें रख दो, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 4, एक्स का मान 4 आ गया, वाई का मान 9 आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 4x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, 4x प्लस वाई और इसका अंडर रूट निकालना है। तो मुझे बताइए 4x कितना हो गया आपका, 4 चौका 16 और ये 9 25, आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना आ गया 5, ठीक है ना, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो मैंने क्या किया, मैंने 72 आपको बताया कि 8 और 9 से डिवीजन होना चाहिए, और 8 से डिवीजन का मतलब होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए 8 का। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 में नहीं देंगे, हम 2 में देंगे, और 2 में अगर देखते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि तीसरे डिजिट की आपकी सम है या विषम है। अगर विषम है, अगर सम होती तो हम तो लास्ट में चेक कर लेते, हमको 4 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये विषम संख्या है तो पहले क्या करेंगे, हमने 9 माना है पे, तो हम 92 में भाग नहीं देंगे, पहले 4 ऐड करेंगे, तो 92 और 4 कितना हो गया 96। अब क्या 8 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो वाई की वैल्यू 9 अपने सही मानी है। फिर क्या करेंगे, हम 9 से चेक करेंगे, 9 का मतलब होता है कि इनकी डिजिट का सम कितना 9 से भाग जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको तो पहले ही काट देंगे। अब बचा 5 प्लस एक्स, एक्स का मान क्या रखें कि 9 से भाग चल जाए, तो 4, ठीक है, उसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात है नहीं। बस आपको वीडियो है ना पूरी देखनी है, आपको 100% बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बेनिफिट ना हो, आपकी प्रैक्टिस तो होगी, साथ में आपको कुछ कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करने की इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करो सोल्व करने की कोशिश, ठीक है। आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, तो अब बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी और सी। इसने क्या बोला है कि बी और सी के समद्वि भाजक एक दूसरे को डी पे काटते हैं। बी और सी के जो समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक का मतलब आपको जो एंगल बी है और एंगल सी है, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था अंतः केंद्र के अंदर, इन सेंटर के अंदर, आप देखना मेरी वीडियो जाके एक बार ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है, और ये कहाँ मिलता है, ये डी पर काटता है, एक दूसरे को डी पर काटते हैं। तो बी डी सी आपको दे रखा है कितना, 104, बी डी सी आपको दे रखा है 104 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल ए का माप, आपसे एंगल ए का माप पूछा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बी डी सी जो होगा आपका इन सेंटर पे जो बना एंगल होता है, इन सेंटर था ये, जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर से मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, ठीक है ना। इन सेंटर कैसे बोलते हैं, अगर इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, और ए का भी एंगल बाइसेक्टर जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना बी डी सी का मान जो होगा, एंगल बी डी सी की बात करें, बी डी सी कैसे निकालते हैं हम लोग, बी डी सी कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए 90 प्लस हाफ ऑफ ए बाई टू, सॉरी ए बाई टू ना, हाफ ए बाई नहीं चल जाएगा, तो 90 प्लस ए बाई टू, और ये जो होता है किसके बराबर आता है आपका, एंगल बी डी सी के बराबर आएगा। तो मुझे बताइए क्या आपको बी डी से दिया हुआ है, क्या आपको 104 तो पहले ही दिया हुआ है। तो एक काम करो, एंगल ए बाई टू क्या जाएगा आपका, ये 90, राइट साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, क्या 14 बचेगा। तो एंगल ए का मान कितना जाएगा, 28 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, आप लोग सोल्व कर लेना इसको, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें तो कोई समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और आपकी डिस्प्ले पर आ गया होगा, देखिए आप लोग करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक सिमिलरिटी का, समरूपता का एक अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, इसको सोल्व करो। आप लोग एक काम करो, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करो यहीं पर, और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, और कमेंट में इसके आंसर लिखो, ठीक है, ठीक है। आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जिसने सोल्व कर लिया है वो एक बार कमेंट में इसका आंसर लिख दो, कमेंट में इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको सोल्व कराता हूँ एक बार, क्या कर रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी दे रखा आपको, त्रिभुज ए बी सी आपको दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी आपको दिया हुआ है। आगे आपसे क्या बोला है इसने कि ए बी सी में ए सी और ए बी भुजाओं पर डी और ई बिंदु है। देखिए ध्यान रखना, कई क्वेश्चन क्या, कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं,
ए बी पर बिंदु लेते हैं डी, उनको हैबिट पड़ी हुई है कि ए बी पर ही देगा डी, तो लेकिन इसने कुछ में क्या दिया हुआ है आपको ए सी पर लेना है डी, ए सी पर आपको डी बिंदु लेना है और ए बी पे क्या लेना है आपको ई बिंदु लेना है, ठीक है ना, उल्टा बोला इसने इस बार। कई क्वेश्चन इसको गलती कर देते हैं, फिर लास्ट तक उसकी गलती होती जाती है और फिर वो क्वेश्चन गलती हो जाता है आपका। अब क्या कर रहा है आपका ए डी ई जो है आपका एंगल ए डी ई जो है, एंगल ए डी ई जो है एंगल बी के बराबर है। देखिए एंगल ए डी ई कौन सा है, एंगल ए डी ई, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको θ1 मान लूँ, अगर मैं इसको θ1 मान लूँ तो ए डी ई जो है एंगल बी के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, तो ये भी कितना होगा आपका θ1 होगा। मैंने दोनों का क्या मान लिया, θ1 मान लिया। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है। और मुझे आप लोग बताइए इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या ये अगर मैं इसको θ2 मानूँ, अगर मैं इसको θ2 मानूँ तो मुझे क्या बताइए इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी θ2 ही होगा क्या, इस छोटे वाले के अंदर इस बड़े वाले के अंदर क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे क्या। मैं कैसे कह सकता हूँ क्या एंगल ई ए डी बराबर होगा एंगल बी ए सी बराबर θ2, ठीक है ना, कॉमन एंगल है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है क्या। जैसे मैं कहूँ आपसे, मैं आपसे कहूँ कि ये आपका 40 है, ये आपका 60 है, तो ये वाला कितना बचेगा बताइए, ये भी 40 मान लेता हूँ और ये भी 60 मान लेता हूँ। अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हैं तो क्या तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा क्या, 60 और 40 100, ये 80 बचेगा, इसमें भी 80 बचेगा। दो ट्रायंगल के दो ट्रायंगलों में अगर दो एंगल समान है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए तो ये वाला एंगल अगर मैं θ3 मानूँ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका θ3 हो जाएगा। अब देखिए अब आपका जो ट्रायंगल है ए, अब आपका जो ट्रायंगल है ए, ठीक है ना, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, देखिए वो होगा आपका ए, ठीक है ना, ए, और इसके सामने अपने ये डी एरिया है अपना एंगल, तो डी के सामने कौन सा आएगा बताइए, ये डी के सामने θ1 है तो θ1 देखिए कौन सा है, ये रहा बी, ए बी सी, ये क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे यानी कि समरूप होंगे, ठीक है ना, त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखिए सिमिलरिटी लिखने के तरीके क्या होते हैं, देखिए θ1 के सामने, और आपको वैल्यू दी हुई है किसके अंदर, आपको वैल्यू दी हुई है ए डी बराबर 7.6, ए डी बराबर 7.6। मैं चाहूँ तो उसको फटाफट करके निकल जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इसका बेसिक समझ में आए। ए डी बराबर आपको 7.6 दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 7.2 और बी ई दे रखा है 4.2, बी ई दे रखा है क्या, बी ई 4.2, बी ई कहाँ है, बी ई 4.2 और बी सी दे रखा है 8.4, बी सी दे रखा है 8.4। आपको निकालना है डी ई, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए सिमिलरिटी लगने के तरीके होते हैं आपके, देखिए आपका जो एंगल है एंगल θ2 है तो θ2 के सामने कितना है, x है। अब इसके बाटे में कौन सा लिखेंगे, वही θ2 के सामने कौन सा है 8.4। छोटे ट्रायंगल में θ2 के सामने x है तो बड़े ट्रायंगल में θ2 के सामने कितना है 8.4 है, ठीक है। फिर छोटा ट्रायंगल लेंगे। मुझे आप लोग बताइए θ3 जो है आपका इस वाले ट्रायंगल में θ3 के सामने कितना है 7.6 है क्या। और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे बताइए क्या θ3 के सामने कितना है आपका 7 और 4 11.4 होगा क्या। सोल्व करोगे तो देखिए 2 से काट दो 4 बार और ये काट दो 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार और ये काट जाएगा कितनी बार 7 बार। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 19 30 57 और 19 चौक 76, 3 से कट जाएगा ये आपका 14 बार यानी कि 1.4। तो x का मान कितना आ जाएगा 1.4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5.6। तो यही आपसे पूछा है क्या, यही आपसे पूछा है, सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको सिर्फ इसमें सिमिलरिटी लगानी थी। सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, आपको एक एंगल दिया हुआ था ए डी ई, ये बराबर है एंगल बी के, तो इसको मैंने θ1 मान लिया। ये वाला कॉमन होने के कारण बराबर ए वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे θ2 के सामने अगर आपका x है, θ2 के सामने अगर x है छोटे ट्रायंगल के अंदर, तो बड़े ट्रायंगल के अंदर θ2 के सामने कितना है 8.4 है। वैसे ही मैं बात करूँ θ3 की, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर अगर θ3 के सामने 7.6 है तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर θ3 कहाँ है, ये रहा। इसके सामने साइड कितनी है आपकी 4.2 और 7.2 यानी कितनी 11.4। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5.6, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।
अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे, ध्यान करना मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे सिमिलरिटी वाला चैप्टर देखना आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ज्योमेट्री के अंदर जाके एक बार सिमिलरिटी वाला चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसका आंसर तो मुझे आना ही चाहिए आप लोगों को, इसका आंसर तो आप लोगों का सबका ही आना चाहिए, ठीक है। तो करो सोल्व इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, तो अब मैं सोल्व करने की करता हूँ उसको। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करते रहो और कमेंट में आंसर लिखना है इसके। 45√3 x² प्लस 2√2 y³, ये क्यूब है ना, इसको सही कर लेना, क्यूब है वो, ठीक है ना, क्यूब है वो। और बराबर दे रखा आपको 2√3 x प्लस √2y ax² प्लस bxy प्लस cy²। और आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है 2a प्लस √6b माइनस का c, ये आपसे निकालना है। देखिए कैसे सोल्व कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि a³ प्लस b³ पहले भी ऐसा करवा चुका हूँ, उसके अंदर a³ माइनस b³ था, अब की बार प्लस में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a² प्लस का ab, और सॉरी माइनस का आएगा ना, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आता है, प्लस का b², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करोगे तो मुझे बताइए ये क्या होता है आपका, a और b होता है क्या, ये आपका है a और b, ये है आपका a और b, और ये एक आता है a², ये आता है b², ये c², ये a², ये ab और ये c² आता है आपका। तो मुझे आप लोग बताइए, इससे आप लोग कंपेयर करोगे तो ab तो ये हो गया आपका, अगर यहाँ x² है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इस 2√3 का स्क्वायर करना है। तो आप लोग क्या a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू क्या है आपका x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आप कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे आप लोग, या फिर एक काम करो बेसिस से कर लो आप, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 x का क्यूब प्लस √2 y का क्यूब, है ना। और अब देखिए a प्लस भी लिखूँगा उसको मैं, 2√3 x प्लस √2 y। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा बताइए, स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा आप लोग खुद देखो एक बार, 4 तिया 12, ये आएगा आपका 12 ही आएगा ना भाई। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 4 तिया 12 जाएगा, प्लस xy की बात करें तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्या साइन आएगा माइनस का, और xy करना है आप लोगों को। तो xy कितना है, इसको सोल्व करोगे, गुणा करोगे, आप क्या आएगा xy यानी कि ab करोगे तो ये आ जाएगा 2√6, कितना आएगा 2√6 आ जाएगा, ये आएगा ना 2√6, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लस का b², और b कितना है आपका √2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2y। अब आप कंपेयर करो, अब आप इसको जो है इसको इससे कंपेयर करोगे तो मुझे बताइए क्या a जो है आपका x² का गुणांक है, क्या x² का गुणांक क्या है, a है, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। वैसे ही अगर हम बात करें bxy की, तो b की वैल्यू की बात करें तो xy का गुणांक की बात करें हम लोग, और इसने क्या बोला आपसे, और xy का गुणांक कितना होगा आपका बताइए, xy का गुणांक कितना होगा, क्या 2√6 ही होना है क्या, क्योंकि ये क्या आता है आपका ab आता है क्या, और ये xy भी आएगा यहाँ पे ना, मैंने लिखा नहीं गलती से, xy भी आएगा, ये xy का गुणांक कितना है 2√6। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर प्लस का है और ये माइनस का आ रहा है, तो क्या b की वैल्यू माइनस की आएगी क्या, ठीक है। और c की बात करें तो c का क्या है आपका y² का गुणांक है, तो y² का गुणांक कितना है 2। अब इस वैल्यू को इसमें रख दो, इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस √6 इंटू b की वैल्यू कितनी है रूट में और 26, ठीक है। और ये माइनस का है, और माइनस का क्या है c यानी कि 2, यानी कि 24, 6 और 2 12 और माइनस का 2, कितना आ जाएगा आपका 12 और 2 14 यानी कि 10 आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग।
ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर ही करना है इसका, ठीक है ना। ये फॉर्मूले से आपको कंपेयर करना है, तो आप लोग कर लेना इस क्वेश्चन को, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। और अगर आपको नहीं आया तो मेरी एक बार पिछली वाली वीडियो और देखना जाके, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हम कई कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट जब तक करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे, तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। बार बार अगर ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे आप लोग, तो आपकी इसकी हैबिट हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त यही है कि आप लोगों को रेगुलर रहना है, ऐसे नहीं कि आज पढ़ रहे हो कल छोड़ दिया, ठीक है। रेगुलर आपको लोग रहना ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की एक बार कोशिश करो। सोल्व करने की आप लोगों को कोशिश करनी है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। PAT जो है किसी वृत्त के बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, वो भी A पॉइंट पर है। मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, इस पर जो है आपकी PAT एक स्पर्श रेखा है, P है और A पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, PAT एक स्पर्श रेखा है जो कि A पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। AB एक जीवा है, AB क्या है, एक जीवा है, और BAT आपका 72 डिग्री है। BAT तो AB होगी जीवा मान ली मैंने यहाँ पर, ये B पॉइंट मान लिया, और BAT ये मान लिया मैंने 70 कितना है, 72 डिग्री, 72 डिग्री है। अब आप कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि मैं AB को ऐसे बना सकता हूँ क्या, कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बोल सकते हैं क्या मैं AB को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, तो ये वाला एंगल। तो मुझे बताइए अगर आपने ऐसे बना दिया AB को, तो क्या ये वाला एंगल 72 होगा, ये तो 90 से बड़ा हो जाएगा, ये तो 90 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको इधर ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ लेनी है, एंगल कहाँ बनेगा, सब कुछ जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप फटाफट कर पाओगे। ये आपका 72 डिग्री है, और आपसे क्या बोला है, अगर वृत्त पर एक बिंदु C है, अगर एक वृत्त पर बिंदु C है और CBA 58 डिग्री है। CBA अगर मैं C यहाँ पर मान लूँ, तो CBA ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है आपका 58 डिग्री है। कितना है, 58 डिग्री। तो आपसे बोला है कि CAB बताइए, CAB आपसे ये वाला एंगल पूछा है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, आपसे ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए क्या आप लोग मुझे बताइए, क्या स्पर्श रेखा और एक आपकी क्या है, ये आपकी जीवा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कोड और टेंजेंट, कोड ये वाला कोड हो गया आपका, और ये टेंजेंट, कोड और टेंजेंट के बीच में बना जो एंगल होता है, ध्यान रखना अल्टरनेट सेगमेंट जो है आपकी, अल्टरनेट सेगमेंट कौन सी है, ये वाली, अल्टरनेट सेगमेंट पर बने एंगल के बराबर होता है। अगर ये 72 है तो ये भी कितना होगा, 72 होगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, और मैंने अगर यहाँ पर मैंने इस पर एक जीवा बना दी, मैंने एक जीवा बना दी आपकी, ये AB। तो ध्यान रखना इनके बीच में जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल थीटा है, तो ध्यान रखना अब जो सेगमेंट बच रहा है, बाकी जो सेगमेंट बच रहा है, बाकी जो जीवा खंड बच रहा है, उस पर बने एंगल के बराबर होगी। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा, ठीक है ना। टेंजेंट और कोड इनके बीच में बना एंगल जो होगा हमेशा अल्टरनेट सेगमेंट पे बने एंगल के बराबर होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये 72 है तो ये भी कितना हो गया, 72। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 72 है, ये 58 है, तो मुझे बताइए इनको 180 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा। पहले तो इनको ऐड करो, कितना आएगा, ये 72 और 80 और 50 130, तो ये कितना बचेगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में डायग्राम बोला, उसने बोला एक सर्किल है, PAT एक स्पर्श रेखा है जो कि A पर टच कर रही है सर्किल को, ठीक है। इसने बोला कि AB एक जीवा है और एंगल दे रखा है BAT आपको दे रखा है 72 डिग्री, और आपने बोला है एक C एक बिंदु है जिससे एंगल बन रहा है आपका, जो एंगल है आपका वो बन रहा है कितना, C एक पॉइंट है, और इसने बोला है CBA जो है 58 डिग्री है, CBA कितना है 58 डिग्री है, 58 डिग्री है, तो आपको CAB निकालना है, CAB निकालना है। तो मुझे बताइए क्या टेंजेंट
कोण और टेंजेंट के बीच में बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा, तो ये 72 है, तो ये भी 72। ये 58 आपको दे रखा है, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो ये वाला कितना जाएगा आपको 50 डिग्री। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए था। इसलिए कहता हूँ एक बार आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या कर रहा है, एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है और आयतन आपको दे रखा है। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, आपका ये बेलन है, ये क्या आपका बेलन है, तो मुझे बताइए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब ये वाला बाहर बाहर की जो सतह है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या होता है आपका वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका, यानी कि कह सकते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका 2πRh, और वो आपको दे रखा है कितना 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ। अगर ये इसकी रेडियस r है, ये हाइट हो जाएगी इसकी, और आपको दे रखा है इसका जो वॉल्यूम दे रखा है आपको, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है आयतन, आयतन क्या होता है ये अंदर वाला, यानी कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, वो होता है उसका वॉल्यूम। तो कितना हो गया πr² × h। ठीक है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाइए πr²h, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे बताइए क्या ये πr² है क्या, इसको आप जैसे काटोगे ना, आप लोग जैसे आप लोग काटोगे तो देखिए इसका एरिया तो क्या होगा πr², और हाइट कितनी है इसकी h, तो इसलिए क्या हो जाएगा πr²h। ठीक है ना। अगर ये कोण होता तो कोण क्या होता है इस तरीके से बनता है, एक त्रिभुज बन जाता है, तो हम क्या करते हैं 1/3 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपको दे रखा है कितना 528 आपको दे रखा है। तो मुझे बताइए आप लोग, मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, मैं क्या करता हूँ 2 के अंदर 1 का भाग देता हूँ, समीकरण इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 का भाग दूंगा। तो मुझे बताइए क्या πr²h/2πr ले सकता हूँ क्या मैं, तो कितना हो जाएगा 528/132। तो देखिए पाई से पाई कट गया आपका, r से एक r कट गया, h से h कट गया, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, और ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, अब सोल्व करोगे तो कितने बार कट जाएगा ये 8 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार। आपकी जो हाइट आ गई वो आ गई कितनी 8, आपकी हाइट कितनी आ गई 8 आ गई। और आपसे क्या बोला है, पोल की ऊंचाई पूछेगी आपसे, सॉरी ये रेडियस आई है ना आपकी, गलत कर दिया मैंने, ये जो आपकी रेडियस आई है, हाइट थोड़ी आई है, हाइट तो कट गई थी आपकी। रेडियस कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, रेडियस 8 आ गई। इसको आप एक काम करो इसमें रख दो, इसको आप एक काम करो इसमें रख दो, समीकरण 1 के अंदर रखोगे। तो मुझे बताइए क्या मैं इसे लिखता हूँ क्या 2 × 22/7, रेडियस कितनी 8 और हाइट निकालनी है, और इसकी वैल्यू रखिए आपको कितनी 132। सोल्व करोगे तो 22 से कट जाएगा ये 6 बार, 2 से कट जाएगा ये 3 बार। अब इसको सोल्व करोगे तो हाइट कितनी रहेगी 7×21/8, यानी कि 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 5/8। ये आ रहा है देखो 2 सही 5/8 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था एक बार यार। देखिए इसमें आपको मैं एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपसे ऐसे बोले इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ, आपको हमेशा मैं नए क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन के अंदर आपको मैं कुछ ना कुछ नया सिखा के जाऊँगा आपको। देखिए अगर आपसे ऐसे बोल दे, जैसे आपका ये क्या है एक बेलन है, ये क्या है आपका एक बेलन है, अगर आपसे ऐसे बोल दे कि इसको उसने बीच में से काट दिया, अगर इसमें इसको बीच में से काट दिया, बीच में से इसको इस तरह से काट दिया, मुझे बताइए अगर वो इसको बीच में से काटेगा तो आकृति कैसी बनेगी, ये आकृति कैसी बनेगी। देखिए समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और आया क्वेश्चन है सीजल में, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। जब इसको काटोगे तो इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। ये एक आपका एक बेलन था, उसने क्या करा इसको काट दिया, और काटने के बाद उसने इस तरीके से डायग्राम बन गया, बीच में से कट कर दिया, बीच में से इसने कट कर दिया। तो मुझे बताइए अगर इसकी रेडियस r है तो ये भी r होगी, ये भी r होगी। ध्यान करना, तो
आपसे पूछ सकता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आपसे पूछ सकता है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो इसका तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 2πr h प्लस πr², ये होता है क्या, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2πr h प्लस r, वो बात तो एक ही है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। 2πr क्या हुआ आपका, पता है क्या आपको, ये किसी को 2πr प्लस 2π² है ना। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए इसका कर्व कितना है आपका 2πrh, और दो सर्किल, एक नीचे बन रहा है एक ऊपर बन रहा है, इसलिए 2πr², कॉमन लोगे 2πr, तो 2πr h प्लस r बन जाएगा। अगर इसने दो भागों में काट दिया, अब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो देखिए अगर आपने इसको दो भागों में काटा है ना, तो देखिए आपका एक सर्किल यहाँ बन जाएगा नीचे नया, एक यहाँ बन जाएगा। पहले तो दो ही सर्किल बन रहे थे, पहले तो एक सर्किल ऊपर बन रहा था, एक नीचे बन रहा था, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखोगे, जैसे मैं बात करूँ, एक मिनट रुको, जैसे मान लो जी, इसको मान लो एक बार, आप इसको क्या करो एक बार, क्या मान लो आप लोग, इसको मान लो बेलन मान लो। अगर आप इसको यहाँ बीच में से काटोगे, अगर आप इसको बीच में से काटोगे, अलग अलग करोगे, तो बीच में से एक सर्किल आपको ऊपर दिखेगा, एक इसके ऊपर दिखेगा, और एक यहाँ दिखेगा, और एक, यानी कि दो सर्किल तो पहले से थे, लेकिन दो सर्किल और बन जाएंगे अलग से, दो सर्किल आपके नए बन जाएंगे भाई। एक और दो तो पहले से थे, एक और दो तो पहले से थे, लेकिन ये वाला सर्किल और ये सर्किल दो ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान करना, इसमें हम क्या करेंगे, दो सर्किल और ऐड कर देंगे। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, 2πr h प्लस r तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग 2πr² और ऐड कर देंगे, अगर दो में काट रहा है तो। अगर आपसे ऐसे बोले कि इसको दो भागों में और काट दो, अगर आपसे क्या बोले, कुछ हमें ऐसे भी बोल सकता है कि इसको आप तीन भागों में भी काट दो। अगर आप इसको तीन भागों में काटोगे इसी को बेलन को, तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखिए ये नए क्वेश्चन है जो बन रहे हैं आजकल, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप इसको तीन भागों में बांटोगे, तो क्या मुझे बताइए, दो सर्किल तो पहले ही बन रहे थे क्या, इसमें दो सर्किल तो पहले ही बन रहे थे फर्स्ट वाले में, तो वो तो कोई डिफेक्ट होगा नहीं। अंतर क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा, इसमें तो 2πr² आया, और इसमें अगर दो जगहों से काटोगे तो एक यहाँ बनेगा, एक तो πr² ये बनेगा एक्स्ट्रा में, एक πr² ये बनेगा एक्स्ट्रा के अंदर, एक πr² ये बनेगा एक्स्ट्रा के अंदर, और एक πr² ये बनेगा। यानी कि एक दो तीन चार सर्किल जो है आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि 2πr h प्लस r, ये तो हो ही होगा फॉर्मूले के अंदर है, तो प्लस 4πr² ऐड करना है आपको। तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अगर वो इस बेलन को एक पार्ट में काट रहा है, एक पार्ट में काट रहा है, तो दो सर्किल ऐड होते हैं, यानी कि 2πr², टू सर्किल का एरिया हो जाएगा। अगर वो दो भागों में काट रहा है, तो चार सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। अगर वो उसको चार भागों में काटेगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि आपको डबल करना है, जस्ट जितने भी पार्ट में काटेगा उससे एक एक्स्ट्रा बनेगा, एक नहीं, इससे डबल बनेंगे, मतलब ठीक है ना, डबल बनेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना था इसके अंदर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो उसका ले सकते हो, आपके काम ही आएगा ये वाला। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो पढ़िए। और आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ है नहीं ये वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करो अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, अब हम फटाफट करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, तो sin² 25 प्लस sin² 65 बटे cos² 24 प्लस cos² 66 और प्लस sin² 71 प्लस cos 71 sin 19, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी साइन और कोस में क्या होता है, जब भी दो थीटाओं का सम, θ1
प्लस थीटा 2। अगर आपका 90 डिग्री है तो ध्यान रखना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो होगा आपका हमेशा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना होगा? हमेशा 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 2 लिख सकता हूँ क्या? तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये चेंज होगा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 आएगा ना यहाँ पे, ये थीटा 1 बराबर 1। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको 1 तो बाद में थ्रू होगा ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे मैं बात करूँ साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, क्या इनका सम एक है क्या? वो 90 है क्या? 90 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे इसका सम कितना है? 90 है क्या? तो कोस स्क्वायर ये कितना बन जाएगा आपका? साइन स्क्वायर, बात तो वही बनेगी, तो ये भी 1 बन जाएगा आपका। प्लस अब मुझे बताइए क्या ये साइन स्क्वायर 71 है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन स्क्वायर कितना है? 71 है। प्लस ये कितना है आपका? कोस 71। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? कोस 71 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई समझाने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, आसान सा क्वेश्चन था ये वाला तो। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 10+2 में तो आ ही रहा है, 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो आपके सीजीएल वगैरह में, सीजीएल मेंस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वाला। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी जो है खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते हैं। पहले समूह वालों का औसत वजन बाद वाले समूह के वजन से कितना अधिक है? 5% अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का एवरेज जो है वो 51 और हाफ है तो पहले वाले समूह का औसत वजन बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जब बताया था लास्ट में, आपसे अगर आपसे एवरेज पूछे पहले का या दूसरे का, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे आपको दे रखी है 80 विद्यार्थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उसको एवरेज से ही करेंगे, परसेंटेज से ही करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, बात करते हैं कौन कौन तो भाग लेते हैं। देखिए अगर मैं भाग लेता हूँ कि ये तो भाग लेते हैं और ये नहीं लेते, ठीक है, ये तो भाग लेते हैं और ये भाग नहीं लेते। क्या बोला है आपसे कि 80 विद्यार्थी 60% तो भाग लेते हैं। तो 60% का मतलब कितना होता है? देखिए 60% का मतलब कितना होता है आपका? 3/5, ठीक है ना। 60/100 करोगे 3/5 आएगा। 60% क्या है आपके? भाग लेते हैं, यानी कि 5 में से 3 तो भाग लेते हैं, 5 में से 3 तो भाग लेते हैं और बचे हुए कितने? 2, ये भाग नहीं लेते। आपको घबराना नहीं है कि आपको ये याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, नहीं लेते, यानी कि ये कितना हो गया? 100। ये कितना बचेगा आपका? 60%। इसको 100 मानोगे तो 60%। सोल्व करोगे 2 3 6, 2 5 10, ठीक है ना। तो सॉरी ये 60% भाग लेते हैं तो कितने बचे? 40%। तो कितना जाएगा? ये 2 बार आ जाएगा, 3/2। आंसर वही आएगा 3/2, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये, पहले वाले समूह का औसत वजन जो है बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। तो मुझे बताइए 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होगा 1/20, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, पहले वाले समूह का औसत वजन बाद में जो है उससे अधिक है। अगर मैं बाद वाले का 20 मान लूँ, अगर मैं बाद वाले का 20 मान लूँ, इस वाले का 20 मान लूँ, तो पहले वाले का कितना हो जाएगा? 21 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है ना भाई। उससे ज़्यादा है ना ये वाला, पहले वाला ज़्यादा है। और ध्यान रखना नीचे होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर जो होती है हमेशा कितनी बढ़ी कितनी घटी, तो बढ़ रही है तो 20 से 21, इसकी 20 मानूंगा तो इसकी 21। अब गुणा कर लो, 21 थी 63 और 20 दूना 40। अब ये टोटल नंबर आ गया, आपके टोटल सम आ गया। तो मुझे बताइए आप लोगों को अगर एवरेज निकालना है, एवरेज आप लोग निकालते हो तो इनका सम करो पहले। तो सम करोगे तो कितना आएगा? ये 104 आएगा, 103 सॉरी। और बटे क्या करते हैं? नंबर से भाग देते हैं। किसी का भी सम कैसे निकालते हैं? पहले इनको सबको जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, उसके बाद कितने नंबर हैं, तो नंबर कितने माने थे? नंबर यही तो थे ना आपके, नंबर तो यही थे भाई, कितने भाग लेते हैं कितने नहीं लेते। तो कितना आ गया? 5। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको दे रखा है अगर सभी विद्यार्थियों का एवरेज जो है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 51 और 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आपका 103/2। वो तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है
आपको दे रखी है कितनी, 103/2। तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 103/2 इंटू उल्टा हो जाएगा ये 5/103। 103 से 103 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5। ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2.5। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पहले वाले समूह का औसत वजन बताइए। तो पहले वाले समूह कौन सा है आपका, 21 है क्या। पहले वाले समूह का औसत वजन आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए क्या 21 ही है क्या, 21 है। तो 21 से गुणा कर देंगे। तो 21 से गुणा करोगे आप लोग, तो मुझे बताइए 121 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ कर लो, कम करो, 21 गुणा 2.5 करोगे तो कितना आएगा, देखिए 25 से कम 25, 5 50 और 2 52, क्या 52.5 आंसर आ रहा है क्या आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो उसको। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने बोला है कि 60% क्या है, भाग लेते हैं। तो ये 60% ये हो गए, तो 40% कितने बचे ये, तो मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। या फिर मैंने क्या किया, आपको पता है 60% कितना होता है, 3/5। तो 5 में से 3 तो भाग ले रहे हैं, बाकी बचे हुए 2 वो भाग नहीं लेंगे, 3/2 आ गया। अब क्या कर रहा है, इसका जो एवरेज है फर्स्ट वाले का वो सेकंड से 5% अधिक है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। अगर इसका 20 है सेकंड वाले का, तो उसका अधिक हो जाएगा 1, यानी कि 21 हो जाएगा। गुणा कर लिया, टोटल सम निकाल लिया। और अगर हमको एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, नंबर से भाग देते हैं। तो 5 से भाग दे दिया। अब इसकी वैल्यू आपको वो दे रखी है 103/2। सोल्व कर लिया, 1 की निकाल ली, 2.5 आ गई। और आपको क्या निकालना है, पहले वाले का एवरेज निकालना है। तो 21 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान सा क्वेश्चन था। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। लाइक और कमेंट आप लोगों को बीच में करते रहना है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो आप लोग कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज है ABCD, कोई चतुर्भुज है ABCD, ठीक है ना, और एक वृत्त में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चतुर्भुज वृत्त में स्थित होगा तो वो क्या होगा, हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी चारों शीर्ष क्या होना चाहिए, सर्किल पर टच करनी चाहिए। अगर मैं इसको मान लूँ A B C और D, अब क्या कर रहा है, देखिए AC का तिगुना है, A और C की बात कर रहा है, AC का तिगुना है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x, तिगुना है ना, इसलिए। D जो है B का दोगुना है, D जो है B को अगर मैं y मान लूँ तो क्या ये डबल हो जाएगा इसका, 2y। अब मैंने आपको बताया था कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 3x + x बराबर 180 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 से भाग लगा दो, 4 को 16, ये 45। तो ये एंगल आपका का 45 आ गया। और आपसे क्या बोला आगे, 2y और y ये भी आमने सामने के एंगल है। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 180। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 60 आ गया। क्या पूछा है आपसे, आपसे बोला है कि B और C का डिफरेंस, B और C का डिफरेंस कितना आ गया, B और C का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो मुझे बताइएगा 60 - 45 कर दोगे क्या, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आंसर। आसान सा क्वेश्चन था क्या। मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी में बताई थी, तो आप नहीं है तो आप मेरे को वीडियो को बैक करके देखना। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। देखिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% पर बेचें तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या कह रहा है, 291 में अगर बेचता है तो उसे हानि होती है 3% की, यानी कि कितने की बेचता है वो, भाई 3% की हानि होगी। तो कितने में बेचेगा वो, 97 बेचेगा। अगर वो चाहता है 8% लाभ तो 108 में बेचेगा, उसको गुणा कर दो। ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 3 बार, यानी कि 3 8 24, 324। यही आंसर है क्या, एक लाइन में आंसर था। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए मैंने क्या किया है, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने एक मान लिया कि कोई वस्तु का CP कितना है, 100 रुपये है। वो क्या कह रहा है, इसको 3% हानि बेचता है। CP है आपको 100 रुपये, 3% लॉस पे बेचता है आपको। तो कितने में बेचेगा वो, 97 में। और वो चाहता है कि मुझे तो 8% का लाभ हो, तो अब कितने में बेचेगा वो, 108 में बेचेगा। ठीक है, और उसने 3% की हानि हुई तो इसने इसकी वैल्यू रखी आपको 291,
291 दे रखी है, तो मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी। 291, 97 वैल्यू है 291 की, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो 300 गुणा कर दो, कितना देगा 324। या फिर डायरेक्ट कर लो कि 291 जो है वो कितने की है 97 की, 108 की निकालनी है, आप लोग सोल्व कर लेना। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और सोल्व करने की कोशिश करो, कमेंट में इसका आंसर लिखो फटाफट से। क्या कह रहा है देखिए, 3 इंटू, ये तो आपके पहली दूसरी क्वेश्चन आ गए, पहली दूसरी के क्वेश्चन आ गए, ध्यान करना। लेकिन यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार जल्दीबाजी के अंदर, यही क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो जल्दीबाजी के अंदर। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 भाग, और ये ऑफ है ना, 2 नहीं है, ये इंग्लिश में प्लेन आप लोग, ये क्या है ऑफ है, 2 नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं हम, ऑफ सोल्व करेंगे, पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, क्या 6 आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 2 प्लस, ठीक, क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं, कितना आएगा 3 2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे से इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 3 इंटू, पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, कितना आएगा 12 3 36, और 36 को उसके बटे पे ले जाएंगे, भाग का चिन्ह ना इसलिए माइनस का 3, और ये क्या है बटे में है, ये माइनस, इसका मान कितना है -1, ये इससे गुणा होगा तो क्या जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा ये, और ये आएगा 3/2 आएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस का क्या हुआ पता है कि आपको, ये माइनस है इसलिए, ठीक है ना। और अब क्या बच रहा है आपका, इंटू 2 प्लस, और ये 3 बटे आ जाएगा 6, सोल्व करो 2 से 2 कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6 से कट जाएगा ये 6 बार, तो देखिए 3 और 1 4/6, तो ये आ गया आपका, प्लस 3 ये बच जाएगा, 6 3 18 और 4 22/6 आ रहा है क्या, ये 11/3 नहीं सकते हैं इसको, या 3 3 9 2/3 है क्या, 3 से ही 2/3 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। चाहो तो उतार लो उसको, बाकी तो एकदम आसान क्वेश्चन नहीं वाला, तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं वैसे। चलो अगला क्वेश्चन दोनों सोल्व करो, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्या कर रहा है देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, अमित ने ए से बी की यात्रा जो है 80 किलोमीटर पर आवर की औसत से कैसे की, ठीक है। उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया और शेष दूरी को उसने x किलोमीटर पर आवर में तय किया, तो x का मान बताइए। क्या कर रहा है देखिए, एक आपकी डिस्टेंस है ए से बी तक, ठीक है, उसने इसको तय किया 80 किलोमीटर पर आवर में, तो मैं मान लेता हूँ कि इसने 1 घंटे तक कोई डिस्टेंस तय की, टाइम नहीं दे रखा, तो मैंने खुद ने मान लिया कि इसने 1 घंटे तक उसने कोई डिस्टेंस तय की, 1 घंटे तक उसने कोई डिस्टेंस तय की। तो मुझे बताइए, आपके पास स्पीड भी है और टाइम भी है, और दोनों को गुणा करते हो तो क्या आती है, डिस्टेंस आती है क्या, 80 × 1 करोगे तो कितना आ गया 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मैंने क्या मान ली, डिस्टेंस मान ली। अब क्या कह रहा है देखिए, उसने शुरुआती 75% डिस्टेंस, इसका जो 75% है, इसका जो 75% है यानी कि 3/4, 3/4 यानी कितना हो गया आपका, 3/4 हो गया ना, 60 हो गया। 60 जो डिस्टेंस है वो तो उसने तय की 2/3 समय में तय की, ठीक है, 2/3 समय में तय की इसने, ये तो तय की इसने 2/3 समय के अंदर, आवर के अंदर, क्योंकि 1 घंटा मैंने टोटल माना है ना इसलिए। आगे क्या बोला है कि शेष दूरी जो है, शेष दूरी कौन सी बची आपकी, 60 तय कर लिया आपने, बची कितनी 20 किलोमीटर, इसको कितने में तय करेगा, 2/3 टाइम यहाँ लग चुका है, टोटल टाइम कितना माना है अपने 1 घंटे, तो कितना बचेगा 1/3 घंटे। अब आपको पता है क्या निकालना है, एक्स क्या है, आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है यानी कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और किसकी निकालनी है, एक की शुरू वाली। तो मुझे बताइए, 4 बराबर का होता है दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस कितनी है 100, और टाइम कितना है आपका 1/3, सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा है आपसे, आसान सा क्वेश्चन था क्या।
देखिए सिंपल, देखिए मैंने क्या किया, आपसे बोला है कि इसने एक डिस्टेंस ही आपकी वो उसने 80 किलोमीटर पर आवर से तय की, तो मैंने मान लिया कि उसने 1 घंटे में तय की, टाइम मान लिया क्योंकि टाइम आपको दे नहीं रखा, तो मैंने 1 घंटे मान लिया। तो मुझे बताइए अब डिस्टेंस आ गई क्या आपके पास, स्पीड भी है टाइम भी है, दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 80 किलोमीटर। अब क्या करा, अब जो डिस्टेंस है उसका 75% यानी कि 3/4 तो उसने 2/3 समय में तय की, बाकी बची हुई कितनी 20, उसको उसने कितने में तय करेगा, वो 1/3 में। क्यों, टोटल 1 है तो 1 अगर 2/3 में कर रहा है तो बाकी बचा हुआ कितना टाइम 1/3, निकाल लो, स्पीड आ जाएगी आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके बार बार में यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ये टीसीएस पैटर्न के ही हैं और ये मैं आपको 10+2 के पिछले साल के क्वेश्चन ही सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 3 sin थीटा बराबर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं कि वो मन से करवा रहा हूँ मैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वही करवा रहा हूँ टीसीएस पैटर्न पर ही। 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 0 से अधिक है 90 से कम है। आपसे क्या पूछा है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस sin थीटा, ये पूछा है क्या आपसे, सॉरी ये cos थीटा है ना। देखिए जब भी मैंने आपको बताया था कि आपको वैल्यू चेक करनी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू चेक करनी नहीं है आपको, तो देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे इसके अंदर, आपको वैल्यू कैसे रखनी है, देखिए या तो आप एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, थ्रू 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक काम क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर इस थीटा की जगह पे क्या रखूँ, जहाँ पर सिंगल होगा, जहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा उसको पकड़ा करो, जहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर तो स्क्वायर है, अगर यहाँ कोई वैल्यू रूट में आएगी तो वो तो क्या बन जाएगी, एक मतलब बिना रूट में बन जाएगी, उसका क्या करोगे थे आप लोग। लेकिन अगर ये साइन थीटा है तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, इसको रूट में मत लो, क्योंकि अगर आप रूट में लोगे तो ये तो रूट में आ जाएगी, लेकिन इसको स्क्वायर करोगे तो ये रूट में नहीं आएगी, तो ये आपस में बराबर नहीं हो पाएंगी वैल्यूज़। तो हम क्या करो, साइन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पर वो रूट में नहीं आती, तो आप कहोगे कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2। अब चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो, वरना तो कोई जरूरत है नहीं। वैसे साइन 30 1/2 हो गया, 2 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2 यानी कि 3/4, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया 3/2, इधर हो जाएगा 3/2 बराबर है, सेटिस्फाई कर रही है, रख दो इसके अंदर। tan 30 कितना होता है 1/√3, आपको वैल्यू ये रटी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ याद कर रहे हो। कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, सोल्व करोगे ये आ जाएगा 2 और ये 3 5 वहाँ से 2√3 प्लस 1/2, 1/2 कॉमन आ जाएगा क्या, ये जाएगा आपका कितना 5 प्लस √3/√3, आंसर और से चेंज कर रखा है। एक काम करो आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5√3 प्लस 3 ये 2 करोगे तो आ जाएगा 6, ये आंसर है क्या आपका। देखिए मैंने क्या किया है, √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या रहा है आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या, तो सी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, जहाँ पर समझाने वाली चीज़ें होंगी मैं समझा दूंगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए बार बार इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आप लोगों को 6:5, 4 वर्ष पहले जो है ये था 5:4 था। ठीक है, देखिए ए और बी की बात कर रहा है ये, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज जो है उनका जो रेशियो है वो दे रखा है आपको 6:5, और जो इनसे 4 साल पहले की बात कर रहा है ये 4 ईयर एगो की बात कर रहा है ये 4 ईयर एगो यानी 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो रेशियो था इनका 5:4 ये कह रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे, अगर आप इसको बेसिक से सोल्व करना चाहो तो बेसिक से तो कैसे करोगे। देखिए आपको प्रेजेंट दे रखी 6:5, मैं इसको मान लेता हूँ 6x/5x, और 4 साल पहले की बात कर रहा है तो -4
अब जो रेशियो होगा वो होगा 5:4। सोल्व कर लेना। 24x 16 25x 20, इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। x का मान आ गया 4। ठीक है, x का मान 4 आ गया। आपसे क्या बोला है कि 12 वर्षों के बाद a और b की आयु बताइए। 12 वर्षों के बाद a और b की वैल्यू बताइए। तो मुझे आप लोग बताइए 12 वर्षों के बतानी है आपको। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको क्या रखेंगे हम स्टार्टिंग में, जो आपकी फर्स्ट आपने जो माना है उसमें रखेंगे वैल्यू अपन। ठीक है ना, या फिर एक काम करो फिर यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे आप तो भी आंसर आ जाएगा आपका। कैसे, देखिए आपने x किसको माना था, इसको माना ना, x आपने इसको माना था, तो x यहाँ रखो। तो देखिए इसको आपने x माना है, यहाँ रखोगे 4 से 24, कितना है आपका 6x और ये कितना है 5x। तो 4 रखोगे तो कितना आएगा 4 से 24, ये आ जाएगा 4 चौको 4 पंजा 20। लेकिन आपसे क्या बोला है कि अब से 12 वर्षों के बाद, तो 12 ऐड और कर दो उसमें, कितना आएगा 6, ये आ जाएगा कितना 2 32। सोल्व करोगे 4 नाम 36 4 8 32, क्या 9:8 ही आपका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग और कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये तो आपका था बेसिक तरीका, बाकी इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक्स मानने की आपको ज़रूरत है नहीं, वैसे हम ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर, एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं हम लोग। तो मुझे आप लोग बताइए क्या 5 से 6 हुई क्या, 4 साल पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई, तो पहले 4 साल पहले 5 थी अब 6 हो गई, वैसे ही 4 साल पहले बी की भी इतनी थी। रेशियो अगर सेम है आपके कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 1 का और यहाँ भी डिफरेंस अगर 1 का आ रहा है, तो क्वेश्चन तो वैसे ही आसान हो गया भैया। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, 1 की वैल्यू 4 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई कि नहीं हुई, बताइए आप लोग। 4 हो गई, ठीक है, तो रख दो वैल्यू इसके अंदर। अभी वैल्यू आई ना 4, इसको रखा करो आप सबसे पहले के अंदर, जो आपने स्टार्टिंग मानी है। 4 साल पहले की बात करते हैं हम, 4 साल एगो की बात कर रहे हैं, तो रेशियो कितना था 5:4 था। 1 की वैल्यू 4 है तो कितनी जगह 4 पंजा 20 और 4 चौको 16। क्या बोला है आपसे 12 वर्ष बाद बोला है, ये 4 वर्ष पहले की है, तो 12 वर्ष बाद कब होगी, तो 4 साल तो पहले आना पड़ेगा प्रेजेंट के अंदर, और 12 साल बाद यानी कि 16 ऐड कर देंगे इसके अंदर, आ जाएगा कितना 36 और ये कितना आ जाएगा 32, 9 और 8, आंसर वही आना है। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। चेक किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, रेशियो था ये 5 से बढ़ के 6 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, इसमें रख दी मैंने। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़िए, और ये किसका क्वेश्चन है आपका, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसको तो आपको होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है टाइम एंड वर्क। तो जिसने मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप लोग जाके देखना, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है टाइम एंड वर्क, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो एक बार आप लोग मेरी वीडियो जाके देखना एक बार, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो अब बताता हूँ, देखिए क्या कर रहा है, ए बी और सी 3 आदमी हैं, ये करता है 42 दिन में, ये करता है 84 दिन में, ये करता है 28 दिन में, 28 दिन में। सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं हम टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका 84 आ जाएगा क्या, एलसीएम कितना आएगा 84, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार, ये आएगा 1 बार, ये आएगा कितनी बार 3 बार, तो 3 2 3 और 3 6 आ गया टोटल। देखिए अब क्या बोला है, ए ने काम किया शुरू किया और 3 दिन बाद भी छोड़ गया। तो मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं ए की बात करते हैं, ए ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद बी जुड़ गया। तो मुझे बताइए क्या ए ने 3 दिन काम किया गया उसके बाद बी आया है, भाई 3 दिन बाद आया बी, तो उससे पहले 3 दिन किसने काम किया होगा, ए ने किया होगा, और 3 दिन में कितना काम कर देगा ये 2 की एफिशिएंसी से, 3 दिन में 2 की एफिशिएंसी काम कर देगा 6, ठीक है ना। तो 3 दिन इसने काम कर लिया ए ने, पहला अकेले ने। अब क्या कर रहा है, अब बी आ गया भैया, अब कौन आ गया, अब बी आ गया, बी आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है, अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी जुड़ गया, तो सी कब जुड़ा है, सी जुड़ा है शुरू से लेके अब तक 5 दिन लगे हैं, यानी कि 3 दिन तो ये हो गए और 2 दिन बाद आया, मतलब ए के बी के 2 दिन बाद आया, यानी कि 2 दिन बाद आया ये, ठीक है ना 2 दिन। तो 2 दिन तक ए और बी ने साथ काम किया, क्या ए और बी ने साथ काम किया, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 यानी कि 3 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 काम ये हो गया। अब मुझे आप लोग बताइए क्या 6 और 6 12 काम हो गया क्या आपका,
84 में से 12 काम तो हो गया, शेष काम कितना बचा आपका, रिमेनिंग वर्क जो है वो शेष काम जो है वो कितना बचा बताइए। माइनस कर देना आप लोग, कितना आएगा, ये 2 और ये बचेगा 70। 72 काम बच गया क्या आपका, 72 काम बच गया क्या, 72 काम बच गया। अब 72 काम को कौन करेंगे, ये अब तीनों आ चुके हैं भैया, अब ये तीनों करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, तो 72 काम करेंगे ये तीनों करेंगे 6 से, यानी कि 12 दिन तक। तो 12 दिन तक इन तीनों ने काम किया। आपसे क्या बोला है, तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया, तो मुझे बताइए ए ने कितने दिन काम किया। ए ने 3 दिन ये किया, 2 दिन बी के साथ में और 2 दिन 12 दिन इन्होंने तीनों साथ में किया, तो 12 और 2 14 और 3 17। तो ए ने जो काम किया वो 2 3 + 2 + 12, यानी कि 17 दिन काम किया। एक मिनट, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन था। क्या कर रहा है, आपको ABC का टाइम दे रखा था, मैंने टोटल वक्त निकाला, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 1, सी की 3 आ गई। अब इसने क्या बोला कि ए ने काम स्टार्ट किया, ए ने तो काम स्टार्ट किया और 3 दिन तक कर लिया, उसके बाद बी जुड़ गया, तो 3 दिन तक ए ने कितना काम कर दिया, 2 की एफिशिएंसी से 6 काम कर दिया। अब बी जुड़ गया, बी जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है कि बी के मतलब शुरू से लेके अब तक 5 दिन बाद सी भी आ गया। तो मुझे बताइए शुरू से लेके 5 दिन तक आया, तो 3 दिन तो ए ने अकेले ने किया, तो ए और बी ने कितने दिन काम किया, फिर 2 दिन काम किया साथ में भाई। 5 दिन तक, 5 दिन बाद आया सी, तो लेकिन 5 दिन की बात करें, 3 दिन तो अकेले ए ने क्या किया, तो 2 दिन तो सिर्फ ए और बी ने काम किया होगा साथ में, तो ए और बी ने 2 दिन तो साथ में काम किया। और कितना काम किया, एफिशिएंसी कितनी दोनों की, 3 है, तो 6 काम कर दिया। अब 12 काम हो चुका है और 84 टोटल है, तो कितना काम बच गया, 72। अब इस काम कौन करेंगे, तीनों करेंगे, तीनों आगे साथ में ABC करेंगे, तो कितने दिन कर देंगे, 12 दिन में, ठीक है। तो अब पूछे आपसे कि ए को टाइम कितना लगा टोटल, तो 3 दिन तो जहाँ लगा और बी के साथ में लगा 2 दिन और तीनों साथ में किया 12 दिन, टोटल टाइम लगा ए को 17 दिन, यानी कि ए ने 17 दिन लगातार काम किया है। ए ने जो है आपको 17 दिन काम किया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखिए क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ABC दे रखा है आपको 4, AB + BC + CA, इसका मान दे रखा है 1। आपको निकालना है A³ + B³ + C³ बराबर -3ABC। अब इसका फॉर्मूला था, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने आपको। क्या होता है, A + B + C, और जब भी आपको AB BC और CA दिए तो आपको कौन सा लगाना है फॉर्मूला, A + B + C का होल स्क्वायर लगाना है, -3 AB + BC + CA, ये लगाना है। रख दो वैल्यू, ABC की वैल्यू 4, ABC का होल स्क्वायर 16 माइनस AB इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो कितना जाएगा 3 × 1, 16 में से 3 गया तो कितना बचेगा 13 × 4 कितना आ गया 52। कोई दिक्कत है क्या इसमें, 52 आंसर आ गया सी। तो आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आई होप जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो जितने ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे तो उतना ही मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ाने के अंदर, और ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसको आप लोग शेयर और लाइक और कमेंट तो कर दिया करो आप लोग, है ना, कमेंट तो क्या करो, उससे मुझे लगता है कि हाँ कोई चल मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ लोग तो है जो पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।